हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टैग वर्ड, पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड कौन से होते हैं। ये जो सीटेट का एग्ज़ाम 8 फरवरी यानी 2026 में होने वाला है, उसकी दृष्टि से आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं कि कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं और कौन से निगेटिव। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड कौन से होते हैं। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव यानी सही उत्तर की पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं और गलत उत्तर की पहचान कैसे। सही उत्तर के लिए आप लोगों को जहाँ भी सर्वांगीण विकास मिल जाए, करके सीखने पर यानी लर्निंग बाय डूइंग मिल जाए, ओके। जिज्ञासा, सृजनात्मकता जहाँ भी आप लोग देखने को मिल जाए वहाँ पे आप लोग सही कर सकते हैं क्वेश्चन को। प्रोत्साहित करना, विविधता का सम्मान करना, बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड, जो भी आंसर देना है यानी बच्चे को केंद्र में रखकर ही आंसर देना है। अवसर देना यानी सभी बच्चे को अवसर देना है। समावेशी शिक्षा यानी सभी को एक साथ लेके चलना है, जिसे इंक्लूसिव एजुकेशन, ओके। हस्तपरक अनुभव, त्रुटियों अधिगम का हिस्सा है यानी त्रुटियां जो हैं वो अधिगम का हिस्सा हैं। ये वर्ड जहाँ भी आप लोगों को मिल जाए आप लोग राइट आंसर लगा सकते हैं। अब देखिए निगेटिव, जहाँ पे आप लोग कंठस्थ करना या रटने पर जोर हो उसे आप लोग देखते ही कट कर सकते हैं। केवल, मात्र, सिर्फ, ये भी गलत। दंड, सजा, भय यानी बच्चे को हम लोग पनिशमेंट तो कर ही नहीं सकते, उसे समझा सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, ओके। हतोत्साहित यानी बच्चे को हतोत्साहित नहीं कर सकते, उसे हमेशा प्रोत्साहित करना है आप लोगों को। शिक्षक केंद्र यानी टीचर को सेंटर्ड में नहीं रखे बल्कि चाइल्ड को सेंटर्ड में रख के ही सोचना है। व्याख्यान विधि, ग्रेडिंग और रैंकिंग, बोझ यानी बच्चे पे बर्डन तो डालना ही नहीं। निष्क्रिय, आप लोगों को निष्क्रिय नहीं सोचना है यानी टीचर को निष्क्रिय नहीं, यानी सक्रिय, हमेशा एक्टिव रहना है और बच्चे को भी एक्टिव रखना है, ओके। ये हो गए पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स। अब देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ही ध्यान देना चाहिए। ऐसा कैसे होता है केवल कि प्रतिभाशाली बच्चे पे ही ध्यान दो, बाकी बच्चे ऐसे बैठे रहें केवल, तो ये गलत हो गया। बच्चों की त्रुटियों को कठोरता से सुधारना चाहिए, कठोरता, ये भी गलत है। प्रत्येक बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, छात्रों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर अलग करना, अलगाव की तो बात ही नहीं करनी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर एक ही बचा सी यानी, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशाली शिक्षा की विशेषता है। रटने पर बल, रटने पे बल देना नहीं बल्कि समझ के पढ़ने पर प्रोत्साहित करना है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ये भी गलत है। शिक्षक द्वारा पूर्ण नियंत्रण, ये भी गलत है। करके सीखना और सहयोगात्मक अधिगम, जबकि मैंने पॉजिटिव जो वर्ड बताए थे उसमें करके सीखना बताया था, ओके। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। व्याख्यान देना चाहिए, नहीं। बच्चे को दंडित करना चाहिए ताकि वह गलती ना करे, बच्चे को पनिशमेंट तो कर ही नहीं सकते। बच्चे को अन्वेषण और खोज के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही लग रहा है। अगला देखिए, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, ये भी इतना नहीं। सबसे सटीक जो आंसर है बच्चे को अन्वेषण और खोज के लिए प्रोत्साहित करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप लोग देखिए, जो जीन पियाजे थे उनका जो सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। वो स्विट्जरलैंड के निवासी थी, उन्होंने अपने बेटे पे प्रयोग किया था संज्ञानात्मक विकास का जो
प्रयोग किया था, उन्होंने अपने बेटे पे किया था। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने। संवेदीगामक, इसकी जो एज होती है 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष, या कहीं कहीं आप लोगों को 11 से 18 वर्ष भी लिखी मिल जाएगी। ये इनकी 4 अवस्थाएं हैं जो बहुत क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे को कैसे देखना चाहिए? कोरी पट्टी यानी ब्लैंक स्लेट के रूप में, सक्रिय अन्वेषण के रूप में, निष्क्रिय अनुकरणकर्ता के रूप में, केवल ज्ञान प्राप्तकर्ता के रूप में। कोरी यानी जो बच्चा होता है वो कोरी नहीं, वो कुछ ना कुछ अपने माइंड में घर से लेकर ही आता है, तो ये गलत हो गया। सक्रिय अन्वेषण के रूप में देखना। निष्क्रिय अनुकरणकर्ता, ये भी गलत है। निष्क्रिय केवल ज्ञान, केवल। अब बचा क्या? सक्रिय यानी पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? जिज्ञासा, परीक्षा का डर, सार्थक जुड़ाव, शिक्षक का प्रोत्साहन। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। परीक्षा का डर यानी बच्चे को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी परीक्षा का डर बच्चे को नकारात्मक से रूप से प्रभावित करता है। ओके, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को उनके क्षमताओं के आधार पर अलग करना। देखिए, अलगाव की बात है तो ये गलत है। केवल विशेष बच्चों को पढ़ाना। समावेशी शिक्षा यानी सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना, सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान अवसर देना, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर वर्गीकृत करना भी गलत है। तो बचा क्या? सी, यानी समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना, एक साथ पढ़ाना। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ऐसे भी आप लोग राइट आंसर निकाल सकते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल पाठ्यपुस्तकों पर आधारित, शिक्षकों के निर्देशों के अनुसार निष्क्रिय, अंतःक्रिया और संवाद के माध्यम से सक्रिय, पुरस्कार और दंड पर आधारित। तो ये भी गलत। केवल शिक्षकों के निर्देश पर आधारित, ये भी गलत। पुरस्कार और दंड पर आधारित। बचा क्या? सी, अंतःक्रिया और संवाद के, यानी बातचीत करके बच्चे संवाद के माध्यम से बच्चे को सक्रिय कर सकते हैं, यानी उसे एक्टिव कर सकते हैं। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों को ज्ञान के निर्माण में उन्हें सक्रिय रूप से सीखने में मदद करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी बच्चे को ज्ञान के निर्माण में उन्हें सक्रिय रूप से सीखने में मदद करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? रटने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। गलत। रटाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्हें विविध अवसर के और प्रकार के अवसर प्रदान करना चाहिए। ये सही लग रहा है, इसको बाद में देखते हैं। सख्त अनुशासन बनाए रखना, ये भी गलत है। केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना। केवल, इसको तो देखते ही आप लोग कट कर दीजिए। तो बचा क्या अवसर है? यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को पास या फेल घोषित करना, बच्चों की कमियों को ढूंढकर उन्हें दंड देना। दंड की बात कही गई। केवल बच्चों को पास या फेल, ये भी गलत है। सीखने में उन्हें होने वाली कमियों को समझना और सुधार, छात्रों के बीच की तुलना करना भी गलत। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी उनकी कमियों को पहले समझना और फिर उन्हें सुधारना। अगला क्वेश्चन देखिए। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया की समझ को कैसे विकसित करते हैं? अनुकरण के माध्यम से, वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया, सक्रिय अन्वेषण और स्कीमा के निर्माण द्वारा, पुरस्कार और दंड। जो जीन पियाजे हैं वो सक्रिय अन्वेषण और स्कीमा के निर्माण के द्वारा
बच्चों की समझ को विकसित करते हैं। यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ओके, लियो वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसे जेडपीडी क्या है? अब आप लोग बताइए जेडपीडी क्या है? बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए गए जा सकने वाले कार्य, सहायता के साथ किए जाने वाले स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्यों के बीच का अंतर, बच्चे की बुद्धि का स्तर, अध्यापक का सिखाने का तरीका। तो जेडपीडी जो पहले देखिए जो लियो वाइगोस्की है उनका सिद्धांत जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशल कल्चरल थ्योरी इन्होंने दी है। ओके, इन्होंने दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताए हैं, एक तो जेडपीडी, दूसरा इसके फोल्डिंग जिसे बोलते हैं। तो जेडपीडी का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। देखिए जेडपीडी का फुल फॉर्म जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कभी कभी। ओके, जिसे समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। इसका जो पूरा होता है वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच का अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, जिसे जेडपीडी बोलते हैं। ओके, और जो इसके फोल्डिंग होती है जिसे पहाड़ या ढांचा कहते हैं, वो किसी गाइडेंस के द्वारा टेम्परेरी दी गई हेल्प को इसके फोल्डिंग कहते हैं। इन्होंने दो कंसेप्ट बताए थे, मैंने दोनों को बता दिया है। ओके, अब देखिए जेडपीडी का मतलब यही होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये सहायता के साथ किए जाने वाले और स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्यों के बीच का अंतर है, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ओके, देखिए जैसे मैंने दे रखा जेडपीडी वह गैप है जिसे बच्चा किसी की मदद से पूरा कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहल वर्ग के किस स्तर पर बच्चा दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, औपचारिक पारंपरिक स्तर। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कोहलर वर्ग का जो सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत कौन सा है? नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ओके, इन्होंने चार अवस्थाएं बताई हैं, चार नहीं सॉरी 3 अवस्थाएं बताई हैं। एक तो पूर्व पारंपरिक स्तर जिसकी जो एज है 4 से 10 वर्ष, पारंपरिक स्तर उसकी जो एज है 10 से 13 वर्ष, और जो उत्तर पारंपरिक है उसकी जो एज है 13 से ऊपर। ये आप लोगों की एज भी याद करके रखनी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली अवस्था आज्ञाकारिता और दंड अभिन्यास होती है, यानी इसमें दंड और भय दोनों, दंड का भी भय रहता है। एक शिक्षिका एक बच्चे को प्रश्न हल करने में हिंट देती है, वाइगोस्की की शब्दावली में इसे क्या कहेंगे? स्कीमा, पाढ़्य ढांचा, अनुकूलन, आत्म केंद्रित। यानी टेम्परेरी हेल्प देना, पाढ़्य ढांचा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
स्कीमा, अनुकूलन, आत्मकेंद्री, ये सब जीन पियाजे के हैं। अस्थायी सहायता को इसके फोल्डिंग कहा जाता है, यानी जो जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, मैम पढ़ा रही है ना, तो मैम एक टेम्परेरी हेल्प दे रहे, उसे याद तो बच्चे को ही करना है, यानी मैम बता सकती कि इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे हल करिए। या फिर जैसे छोटा बच्चा होता जो साइकिल चलाना सीखता है, जो गार्जियन होते माँ बाप भी हो सकते हैं, या फिर भाई बहन या मित्र कोई भी हो सकते, वो साइकिल पीछे से पकड़ते हैं फिर धीरे से छोड़ देते हो, बच्चा चलाता हुआ चला जाता, तो उसे क्या कहेंगे, टेम्परेरी हेल्प, यानी इसके फोल्डिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चे के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना। देखिए आप लोग ऐसे भी कट कर सकते, केवल ये भी गलत है, यंत्रवत याद करना नहीं है, या फिर योग्यता के आधार पर नामांकित करना, यानी बच्चे को नामांकित करने, बच्चे के अनुभवों को प्रमुखता देना, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे भी आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। पाठ या ढांचा, इसके फोल्डिंग शब्द का प्रयोग किसने किया? जीन पियाजे, बीएफ स्किनर, लियो वाइगोस्की, जेरोम ब्रूनर। तो पाठ या ढांचा, जिसे इसके फोल्डिंग, आप लोगों को कहीं कहीं पाठ और कहीं कहीं ढांचा केवल मिलता है, लिखा हुआ मिलता है। आप लोग इसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे इसकी फोल्डिंग ही लिखा होगा। ओके, तो ये कंसेप्ट जो लियो वाइगोस्की ने दिया था, इन्होंने 2 दिए थे, एक जेडपीडी, एक इसके फोल्डिंग। ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है लियो वाइगोस्की, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार है, योग्यता अटल है यानी फिक्स्ड है, प्रयास से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। योग्यता अटल फिक्स कुछ होता है नहीं, योग्यता सुधार है, यानी एक तो कहूँ कोई भी गलती हो उसे हम सुधार सकते हैं, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, सीखना एक निरंतर और सुधारने वाली प्रक्रिया है, यानी कुछ भी हम सीख रहे हैं उसमें जो गलती होती है उसे हम लोग सुधार भी सकते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं जब वे पुरस्कार और दंड का उपयोग करते हैं, पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, शिक्षक के व्याख्यान को ध्यान से सुनते हैं, उपयुक्त पाठ्य पुस्तक को रटते हैं। देखिए, रटने पर बिल्कुल भी बल नहीं दे सकते। पुरस्कार और दंड ये भी गलत है, शिक्षा के व्याख्यान भी गलत है, बचा क्या? बी, पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर पर बच्चा सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक, औपचारिक। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी। जो पहली अवस्था है 1, 2, 3। इसकी एज लिमिट मैं एज अभी पहले बता चुकी हूँ, एक बार और मैं बता रही हूँ। इसकी जो एज है 4 से 10 वर्ष, पारंपरिक की एज जो है 10 से 13 वर्ष, और उत्तर पारंपरिक है 13 से ऊपर। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी इस क्वेश्चन का, ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सॉरी, इसमें जो सी है, यानी इसी में बच्चा सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करता है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जब 18 से उसकी एज ऊपर हो जाती है। जीन पियाजे के अनुसार वह अवस्था जिसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी, प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक।
तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है संवेदीगामक, नंबर 1। और नंबर 2 कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक, ये नंबर 2 है। मूर्त संक्रियात्मक तीसरी है स्टेज। और चौथी बच्ची ये। इसकी जो एज है 0 से 2 वर्ष, और दूसरे वाले की है 2 से 7 वर्ष। तीसरे की क्या है आप लोग बताइए कमेंट करके। 7 से 11 वर्ष और 11 से 18 वर्ष इसकी है। 11 से 18 वर्ष, ये 4 अवस्थाएं हैं। और वस्त स्थायित्व जो है वो पहली अवस्था में यानी सेंसरी मोटर स्टेज में ही आ जाता है, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लियो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? पुरस्कार और दंड, सामाजिक अंतःक्रिया, भौतिक वस्तुओं के साथ प्रयोग, आनुवांशिक विन्यास। तो जो लियो वाइगोस्की हैं उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है। इसीलिए उनका मानना है कि बच्चा समाज के द्वारा इनके जल्दी सीख सकता है, यानी जब समाज से संपर्क में रहेगा तो जल्दी सीखेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? केवल विकलांग बच्चों को शिक्षित करना, गलत है। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर अलग करना, हर बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं विविधता का सम्मान करना, बच्चों पर कठोर अनुशासन लागू करना। अब बचा क्या? हर बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं विविधता का सम्मान करना, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।